हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आरवी मॉडल डिजाइन में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा जो टॉपिक है, जो हमने मॉडल डिजाइन ट्रेनिंग के जो वीडियो हमने स्टार्ट किया उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि उनको हमारे नए वीडियो के अपडेट उनको मिलते रहें। और लाइक अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अ, मैं जो अभी ट्रेनिंग के जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो अगर किसी को डाउट है, जो कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, तो अ अ, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं और या फिर वो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा जिनके भी डाउट्स हैं, मैं उनके डाउट्स क्लियर करूँ ताकि उनको अच्छे से समझ आए, कोई भी उनके डाउट ना रहे किसी भी टाइप का उनके मन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम फाइल को ओपन करेंगे, इंसर्ट प्लान, ओके। तो पिछली बारी जो हमने जो किया था, वो हमारा कंपोनेंट हो गया, जो विदाउट श्रिंकेज है, जो एक्चुअल कस्टमर ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है, और श्रिंकेज कंपोनेंट जिस पे हमने श्रिंकेज डाला हुआ है, और एक हमने स्केच बनाया जो हमारे ब्लॉक को इंडिकेट करता है, यानी कि हमारा जो ब्लॉक साइज बनेगा वो इसी साइज का बनेगा। अगर हमें कुछ भी अगर ब्लॉक को एडिट करना है, तो अगर हम ये स्केच को एडिट करेंगे तो हमारा ब्लॉक एडिट हो जाएगा, वो हमें आपको मैं दिखा भी दूंगा। तो सबसे पहले अब जैसे हमने पार्टिंग श्रिंकेज पार्ट में हमने पार्टिंग सरफेस क्रिएट कर लिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने सिर्फ एक तरफ के ही कंपोनेंट पे पार्टिंग बना रखी है, दूसरा मेरा कंपोनेंट रोटेट है, तो दूसरी तरफ मैंने अभी पार्टिंग सरफेस जनरेट नहीं किए हैं। तो हम एक से ही काम हमारा चल जाएगा। तो सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट करेंगे इंसर्ट प्लान के अंदर डायरेक्ट। लोकेशन हमारी वही प्रोसेस रहेगा और हमारा फाइल का नाम रहेगा पार्टिंग सरफेसेस, ओके। ओके, तो पार्टिंग सरफेस में हम क्या करेंगे, हम जो भी हमारे पार्टिंग के हमने सरफेस जनरेट किए हैं उनको लिंक ले लेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, असेंबली में आपका इंसर्ट प्लान में है क्या, हाँ, इंसर्ट प्लान एसोसिएट कॉपी में वेब ज्योमेट्री लिंकर है, उसके थ्रू हम इसको लिंक करेंगे। तो अभी हमें सरफेस लिंक करने हैं, तो हम या तो फेस या बॉडी से भी, यानी कि वो सीट सीट बॉडी को भी बॉडी कंसिडर करता है, तो हम ये तीन फेस ये चार फेस लिंक ले लेंगे, ओके। उसके बाद हमें किसी भी एक साइड का हमें सरफेस को लिंक लेना है, वो आपकी मर्जी है कि आप कोर के साइड के सरफेस लिंक लेना चाहते हैं या कैविटी के। तो अभी हम कैविटी साइड के सरफेस लिंक ले लेते हैं। तो इसमें लिंक लेने के दो ऑप्शन है, या तो मैं फेस चेन में जाऊं तो एक एक फेस सिलेक्ट करूं, या एक कमांड और है, रीजन फेस। तो रीजन फेस के अंदर क्या होता है, जैसे मुझे इस टाइप इसके फेस चाहिए, तो मैं ये फेस सिलेक्ट करूंगा। अब मुझे उसकी बाउंड्री क्लोज करनी है, जैसे इससे बाहर मुझे कोई भी सरफेस लिंक नहीं लेना है। एक तो ये हो गया, एक मेरा ये हो गया, इसके यानी कि ये मुझे कैविटी में चाहिए, ये सरफेस लिंक चाहिए, तो मैं इसकी बाउंड्री नीचे उससे क्लोज कर दिए। और ये फेस मुझे कैविटी में नहीं चाहिए, तो मैं इनको ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये बाउंड्री क्लोज हो जाएगी। ये हो गई और ये हो गई, ओके। तो अब मैं आप देखेंगे, ये देख रहे हैं, तो इसमें कोई भी कोर साइड का फेस लिंक नहीं है, खाली कैविटी के सरफेस मेरे लिंक हो गए, फिनिश। अब मैं क्या करूंगा, शिफ्ट कमांड लगाऊंगा, तो मेरे पार्टिंग सरफेस रेडी हो गए। अब पार्टिंग सरफेस के बाद मैं एक नई फाइल क्रिएट करेंगे रनर के लिए, वो भी डायरेक्ट मैं इंसर्ट प्लान के अंदर बनाऊंगा, रनर, या आप इसका नाम दे सकते गेट रनर, ओके। ओके किया, ठीक है। अब मुझे इसमें रनर बनाना है अपना। तो रनर के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक फेस कंपोनेंट का लिंक ले लूंगा ताकि मुझे पता रहे कि मुझे गेट कहाँ खोलना है।
क्योंकि अभी क्या है, बिल्कुल फ्लैट लाइन है, तो मैं इसी डेटम पे मेरा रनर बना लेता हूँ। ठीक है, देखिए अब मुझे एज गेट बनाना है। वैसे रनर के कई टाइप होते हैं आपके, एज गेट है, सबमेरिन गेट है, कैश्यू गेट है, टैब गेट है। ठीक है, तो रनर के टाइप के रिगार्डिंग मैं एक अलग से आप डिटेल वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो रनर के लिए मैं अलग से एक वीडियो क्रिएट करूंगा। तो फिलहाल अभी हमने जो डीएफएम में हमने जो दिखाया था वो एज गेट दिखाया हुआ है, तो अभी हम एज गेट ही कंसिडर करेंगे। वैसे आप इस फेस पे सबमरीन गेट भी खोल सकते हैं जो ऑटो डिगेटिंग होता है। और मोस्टली कस्टमर जो आपसे डिमांड करते हैं वो कोशिश करते हैं कि आपका जब भी गेट रहे वो ऑटो डिगेटिंग के लिए रहे, ताकि गेट कटिंग के लिए उन्हें मैन पावर की जरूरत ना पड़े। लेकिन अभी क्या है, हमारा इनिशियल मोल्ड ट्रेनिंग का वीडियो है ये, तो अभी मैं आपको एज गेट बना के दिखाऊंगा। तो चलिए एज गेट बनाते हैं। तो मैंने जैसे कि स्केच ले लिया स्केच। अब एज गेट का क्या है तरीका, एक तो ये है कि मैं स्ट्रेट ऐसे लाइन लेके और सीधा यहाँ मैं गेट ओपनिंग कर दूं इस टाइप में। ठीक है, एक तो ये है मेथड, मैं स्ट्रेट बनाऊं। एक तरीका ये है कि मैं जो रनर है वो एस शेप का बनाऊं। तो एस शेप में क्या होता है कि रनर का वेंटिलेशन अच्छे से हो जाता है। एस स्टेट में क्या होगा, जो रनर के जब मटेरियल हमारा फ्लो होगा कैविटी के अंदर, तो जो एयर रहेगी, क्योंकि रनर तो जब दो कैविटी मूविंग ऑफ और फिक्स ऑफ के बीच में जब गैप रहेगा तो उसी के थ्रू मटेरियल हमारा कैविटी में फ्लो करता है। तो उस गैप में हमारी हवा रहेगी और हवा क्या होगा, सीधा हमारी कैविटी के अंदर वो एंटर कर लेगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए कई बार हम एस शेप का गेट बनाते हैं ताकि हमारा एयर का इजेक्शन अच्छे से हो जाए। वैसे दोनों चीजें चलती है, कई डायरेक्ट भी बनाते हैं, एस शेप भी बनाते हैं, लेकिन मोस्टली बोला जाता है कि एस शेप कंसिडर करना ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। तो इसलिए अभी हम एस शेप ही कंसिडर कर रहे हैं। इसको मैं यहाँ कोलिनियर करूंगा। अभी मैं 5 का रनर कंसिडर कर रहा हूँ। अच्छा, जो रनर का जो साइज होता है, यानी कि जो इसका जो डाया डिपेंड करता है, वो ओवरऑल पार्ट के सरफेस जो साइज पे उस पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, प्लास्टिक मटेरियल हम कौन सा यूज कर रहे हैं। तो बहुत सी चीजें होती है, उन्हीं पे वो चीजें डिपेंड होती हैं। अगर एबीएस और पीसी मटेरियल है, उस केस में हम मोस्टली थोड़ा रनर का साइज बहुत बड़ा रखते हैं। पीपी मटेरियल के लिए अगर रनर साइज छोटा भी होगा तब भी चल जाता है, क्योंकि पीपी का फ्लो काफी स्मूथ रहता है। ये मैं, आप यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, 30 डिग्री 40 डिग्री जो आपको ठीक लगे। और यहाँ हम 5 का रेडियस लगा देते हैं। ठीक है, और इसको मैं फिनिश करता हूँ। अच्छा, मैं एक इजेक्टर पिन, क्योंकि रनर को निकालने के लिए इजेक्टर पिन चाहिएगी, तो मैं इजेक्टर पिन का भी यहाँ एक स्केच बना लेता हूँ, यानी कि जो कोल्ड स्लग का काम करेगा। 5.5। ठीक है, तो मैं अब जो रनर बनाऊंगा वो ट्यूब का मैं यूज करूंगा। ट्यूब कमांड, ट्यूब। ठीक है, तो मैं जो रनर का साइज ले रहा हूँ वो 5 का ले रहा हूँ।
और जैसा कि मैंने बताया, ये डिपेंड करता है आपके पार्ट के साइज पे, आपके मटेरियल पे, आप कौन सा प्लास्टिक मटेरियल इसमें यूज हो रहा है। ये चीजें क्या है, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये आपके एक्सपीरियंस पे, जैसे जैसे आपको डिजाइन का एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे आपको अंदाजा आ जाता है कि आपको इस पार्ट के लिए क्या साइज आपका यूज होगा। बाकी आजकल सबसे ज्यादा मोल्ड फ्लो वगैरह यूज होने लग गया है, तो हमें मोल्ड फ्लो से अंदाजा आ जाएगा। क्योंकि आजकल हर मटेरियल का मोल्ड फ्लो होता है, तो उससे क्या होता है, मोल्ड फ्लो हमें एग्जैक्ट साइज वगैरह कैलकुलेट करके दे देता है कि आपका एक्यूरेट साइज क्या रहेगा। तभी मैं जो गेट की ओपनिंग है वो 1.2 के आसपास रख रहा हूँ। अच्छा, गेट की ओपनिंग किस पे डिपेंड करती है? गेट की ओपनिंग डिपेंड करती है आपका जो पार्ट की वॉल थिकनेस है। जैसे अगर मैं इसकी मेजर करूं, ये लगभग 1.86 के आसपास की मेरी ड्राफ्ट के बाद ये आ रही है, ठीक है, यानी कि 2 की वॉल थिकनेस के आसपास की मेरी है इसमें। तो मोस्टली बोला जाता है कि जो हमारी गेट ओपनिंग है वो लगभग 60 से 70% आपकी होनी चाहिए, जो आपकी वॉल थिकनेस रहती है। लेकिन एज गेट में क्या होता है, ये मोस्टली ब्लेड से कटिंग होती है, तो आप अगर थोड़ा ज्यादा भी है तब भी कोई इश्यू नहीं होता। हाँ, जब सबमरीन गेट वगैरह जब होता है जिसमें ऑटो डिगेटिंग होती है, तो उसमें कोशिश की जाती है कि आपकी जो गेट ओपनिंग है वो लगभग 60 या 70% आपके वॉल थिकनेस के अराउंड रहे। नहीं तो क्या होगा, अगर आपकी वो ओपनिंग अगर वॉल थिकनेस के बराबर या उससे ज्यादा है, तो आपके पार्ट को तोड़ के, यानी कि डैमेज कर देगा वो आपके पार्ट को, क्योंकि उसकी पकड़ ज्यादा है, तो वो कोशिश करेगा कि पार्ट को डैमेज करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए कोशिश किया जाता है कि, अब मैं इस पे वेरिएबल रेडियस लगा रहा हूँ, तो वेरिएबल रेडियस जैसे ये हो गया, यहाँ मैं 0.5 का ही रखता हूँ, एंड पे मैं इसकी रेडियस बढ़ा देता हूँ ताकि ये मर्ज हो जाए अच्छे से। 2, और यहाँ भी मैं इस पॉइंट पे भी 2 की ले लेता हूँ, ओके करता हूँ। ये देख रहे हैं आप, तो लगभग आपका ये मेरा मर्ज हो गया, तो मैं इसको यूनाइट कर देता हूँ। ये मैंने इस तीनों को यूनाइट कर दिया है। ये मैंने टेंजेंटली में रेडियस लगा देता हूँ, 5 का रेडियस। तो आपको कोशिश करना, जब भी आप गेट खोल रहे हैं, तो कोशिश करें कि जो आपका पीछे का जो फ्लो है उसके लगभग आपका गेट रहे। अभी यूनाइट में मैंने ये कीप टूल रख दिया, तो ये डबल बॉडी आपको शो कर रहा है। बार लगाते थे रेडियस। तो जब भी आप एज गेट या जब भी आप गेट खोलें, तो आपको कोशिश करनी है कि वो जो आपके पीछे जो रनर का जो साइज आ रहा है लगभग उसके टेंजेंट रहे, ताकि आपका फ्लो का एकदम से यहाँ प्रेशर ड्रॉप ना हो। कई बार क्या होता है, पीछे से हमारा रनर का साइज बड़ा है लेकिन आगे बहुत छोटा सा गेट खोल देंगे, यानी कि गेट की ओपनिंग तो कम रहेगी लेकिन जो पीछे का जो ये वाला एरिया है वो आपके लगभग टेंजेंट होना चाहिए, ताकि आपका फ्लो अच्छे से रहे। अब मैं इसको, हमारा 2 कैविटी मोल्ड है तो मैं इसको भी रोटेट कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले इजेक्टर पिन, मेरी यहाँ एक इजेक्टर पिन लगेगी, यानी कि मैं एक कोल्ड स्लग बनाऊंगा, तो मैं उसका एक एक्सट्रूड कर लेता हूँ। मैं उसको यूनाइट कर देता हूँ, तो मेरी यहाँ एक इजेक्टर पिन लगेगी, तो ये एक कोल्ड स्लग का काम करेगा। अब मैं इसको रोटेट कर देता हूँ, इसको यूनाइट कर देता हूँ फिर से, तो हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ एक कोल्ड स्लग बनाता हूँ, 8 mm की डेप्थ दे देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, अब अब देखिए, इसमें क्या है, जैसे एस शेप का मैंने आपको जो बताया कि मेरा मटेरियल जब यहाँ से फ्लो होगा, तो एस शेप होने की वजह से क्या होता है, मेरे यहाँ जो गैसेस, जो इस एयर होगी, वो मैं यहाँ अगर एयर वेंट दे दूंगा तो मेरी एयर यहाँ से पास हो जाएंगी। अगर ये मेरा डायरेक्ट होता तो वो क्या होता, जितनी भी मेरी एयर है वो मेरी कैविटी के अंदर एंट्री करती। तो इस कारण हम कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास स्पेस है, कोई या कोई लिमिटेशन नहीं है, तो हम एस शेप बनाए ताकि अच्छे से मेरा मटेरियल फ्लो, यानी कि मेरी जो वेंटिंग है वो रनर की अच्छे से हो जाए।
ठीक है। अब ये जो कोड स्लग हम बनाते हैं, तो ये कोड स्लग जैसे कोड रनर होता है, तो कई बार जैसे कोड रनर में थोड़ा वो जो कोल्ड मटेरियल होता है, जो स्टार्टिंग में जैसे हमारा इंजेक्शन होता है, थोड़ा बहुत कोल्ड हो जाता है, तो वो कोल्ड यहाँ जमा हो जाता है। तो इसका दूसरा और काम है कि जब भी हमारा जैसे अगर मैं बनाता हूँ, तो हमारा जो स्क्रू रहता है वो इस शेप में रहता है। मैं एक आपको स्क्रू बना के दिखा रहा हूँ। अब जब हम मोल्ड बनाएंगे तो हमें इसकी एक्यूरेट वो भी पता लग जाएगी कि ये कितनी हाइट का बनेगा। अभी मैं एक बारी आपको अप्रोक्स साइज में इसका बना के बता रहा हूँ। तो जैसे ये मान लीजिए मेरी 80 की इसकी हाइट है, तो जो मोस्टली जो यहाँ जो ओपनिंग होती है इसकी, वो 4 की रहती है। तो मैं इसको रेडियस है तो 2 के हिसाब से बनाता हूँ, और मैं यहाँ एंगल देता हूँ 0.5 का, 0.5। ओके, और इसको रिवॉल्व कर देते फिनिश। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है, और इसके साथ यूनाइट, ठीक है। तो ये कुछ इस हिसाब से मेरा ऊपर जो जहाँ स्क्रू होता है उसमें इस हिसाब से मेरा कोड एक ये रनर बनता है ऊपर। तो अब इस कोड रनर को निकालने के लिए एक्चुअल में क्या है, मेरी ये जो बनता है वो फिक्स साइड बनता है। बाकी ये जो चीजें रहती है वो मेरी कोर साइड में रहती है। तो कोर साइड में मेरी इसके कंपैरिजन में मेरी पकड़ काफी कम है। तो अगर मैं इसके नीचे कुछ अंडरकट या कुछ ऐसा मैकेनिज्म नहीं दूंगा, तो क्या होगा, मेरा जो रनर है वो कैविटी साइड में चला जाएगा। और अगर कैविटी साइड में चला जाएगा तो उसको इजेक्ट हम कर नहीं पाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि कंपोनेंट और रनर हमेशा हमारी कोर साइड में रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस कोड स्लग में इसके कई मेथड है, कई कंपनियां अलग अलग तरीके से इसको यूज करती हैं। कई कंपनियां क्या करती हैं, इसमें अंडरकट बनाती हैं। तो अंडरकट के लिए जहां मैं जॉब करता था वहां मोस्टली जो कंपनी होती है वो अंडरकट ही बनाती है। तो अंडरकट के लिए मैं इसको माइनस का दे देता हूँ। तो अब क्या है, मेरा ऊपर का डाया छोटा है, नीचे का बड़ा है। जब मैं कैविटी में बनाऊंगा तो एक तरह से अंडरकट बन जाएगा। तो अंडरकट होने की वजह से ये पूरे स्क्रू को मूविंग साइड में ले आएगा, और फिर इजेक्टर पिन फोर्सफुली इस अंडरकट को पार्ट यानी कि रनर को इजेक्ट कर देगी। और कई कंपनियां क्या करती हैं कि जो इजेक्टर पिन जो इसके नीचे लगती है उसमें जेड शेप का एक अंडरकट बना देते हैं। तो यानी कि कुल मिला के हमें अंडरकट देना ही पड़ेगा, चाहे वो तरीका कुछ भी हो सकता है, नहीं तो ये हमारा स्क्रू कैविटी साइड नहीं आएगा। तो ये हमारा रनर रेडी हो गया। तो मैं इसको रेफरेंस सेट कर देता हूँ। रेफरेंस सेट में क्या होगा, मेरा सिर्फ ये सॉलिड बॉडी दिखे, सीट बॉडी ना दिखे, तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ और ये कर देता हूँ, ठीक है। और एक बार जैसे इसकी पोजीशन लॉक नहीं है तो मैं इंटायर पार्ट करके इसकी पोजीशन भी डेटम टू डेटम में अलाइन कर देता हूँ इंसर्ट प्लान के साथ। तो ये मेरा अलाइन, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये मेरा अलाइन हो गया। ऐसे ही मैं पार्टिंग सरफेस भी मेरी अभी पोजीशन लॉक नहीं है तो मैं इसको भी पोजीशन इसकी लॉक कर देता हूँ। तो इंटायर पार्ट करूंगा और इसकी पोजीशन लॉक कर दूंगा। नो करना था, यस कर, दोबारा से इसकी लोकेशन करते हैं। तो हमारा पार्टिंग सरफेस बन गया, हमारा रनर और गेट बन गया, और श्रिंकेज पार्ट तो है ही हमारे पास। अब हमारे जो है इसके बाद जो हम बनाएंगे, हम बनाते हैं मास्टर बॉडी यानी कि मास्टर कोर और मास्टर कैविटी। तो उसके लिए मैं इंसर्ट प्लान में डायरेक्ट एक मास्टर पार्ट से एक फाइल बनाऊंगा। अभी तो क्या एक्चुअली में हमारे सिर्फ दो ही पार्ट्स हैं। तो अगर आप डायरेक्ट इसमें इंसर्ट प्लान के अंदर भी मास्टर कोर और मास्टर कैविटी बना देंगे तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन कई बार जैसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ जैसे 4-5 स्लाइडर हो गए, लिफ्ट हो गए, तो हमको फिर हम तो उस केस में ही आपको मास्टर पार्ट्स बना के ही आप उसके अंदर बनाओ, ताकि वो यानी कि मेरा इंसर्ट प्लान कोई ज्यादा ऐसे हैवी से ना दिखे। क्योंकि अगर मैं इसको खोलूंगा तो मेरे सारे पार्ट्स दिखेंगे, अगर मैं इसको बंद रखूंगा तो मेरे इंसर्ट प्लान के अंदर ज्यादा फाइलें नजर नहीं आती। बाकी और ऐसा कोई रीजन नहीं है किसी भी टाइप का। आप चाहो तो आप डायरेक्ट इंसर्ट प्लान के अंदर भी अपनी फाइलें बना सकते हैं मास्टर कैविटी, ठीक है। ये मेरी फाइलें हो गई। तो सबसे पहले मैं मास्टर पार्ट्स को मास्टर पार्ट्स को इंसर्ट प्लान के साथ इसकी पोजीशन अलाइन कर देता हूँ। ये इंटायर पार्ट बनाने पड़ेंगे।
इंटायर पार्ट में क्या होता है, आपका डेटम आपको शो होने लग जाता है। अभी मॉडल बनते हैं तो ये ठीक है, ये हो गया। अब क्या ये फाइल है इसके अंदर, तो आपको इसको वर्क पार्ट बनाना पड़ेगा। अब इनकी पोजीशन लो होगी, और जिसकी पोजीशन आपको लो करनी खाली उन्हीं फाइलों पे टिक मार्क होना चाहिए, बाकी और किसी फाइल पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबके डेटम यही है, तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये कौन सा किसका डेटम पकड़ रहा है। ओके, तो ये मेरा, मैं इस एक बार फाइल को सेव ऑल भी कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे मास्टर कोर बनाना है। सबसे पहले जैसे मैंने पार्टिंग सरफेस में कैविटी के लिए है, तो मैं कैविटी लेता हूँ। तो अब कैविटी में क्या करूंगा, मुझे ब्लॉक साइज चाहिए कि मेरा ब्लॉक साइज क्या रहेगा। तो ब्लॉक साइज का मैंने स्केच यहाँ बनाया था, तो मैं लिंक में जाऊंगा और श्रिंकेज कंपोनेंट से मैं स्केच को लिंक लूंगा। ठीक है, ओके। और यही चीज मैं मास्टर कोर के लिए भी करूंगा। ओके, ये किया मैंने। ठीक है, अब मैं वापस मास्टर कैविटी में जाता हूँ। अब मैं मास्टर कैविटी में क्या है, ये पार्टिंग सरफेस मैंने लिंक लिया है, तो मैं उसको लिंक ले देता हूँ। लिंक ये बॉडी आएगा, बॉडी लिंक लिया। अब मैं क्या करूंगा, स्केच को मैं एक्सट्रूड करूंगा। ठीक है, ये अब क्या है, आपको इसको कितना इसके पीछे स्टील चाहिए, लगभग कंपोनेंट के पीछे 25 से 30 mm आपका स्टील होना चाहिए। तो अभी मैं 30 mm के आसपास स्टील रखूंगा, तो मेरा 10 mm तो कंपोनेंट की हाइट है ही, प्लस यानी कि 30, तो यानी कि 40 mm की टोटल हाइट हो जाएगी मेरी कंपोनेंट की। तो मैं यहाँ इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ सिमेट्रिकली। 40 mm मैंने एक्सट्रूड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, ट्रिम कमांड पे जाऊंगा, ट्रिम बॉडी पे, और मैं ऐसे ट्रिम कर दूंगा। तो अभी मेरा जो प्लस जेड है वो मेरा कैविटी को डिफाइन करता, तो मैं इसकी तरफ करूंगा। ये मेरी कैविटी रेडी हो गई। मैं सरफेस हाइड कर दूँ। अब मुझे क्या है, मुझे 2 कैविटी का मोल्ड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ट्रिम बॉडी करके इसको ट्रिम कर दूंगा। सॉरी, ये आपको दूसरी तरफ का रखना है। ठीक है, और मैं इस पे क्या करूंगा, पैटर्न ज्योमेट्री करूंगा। वैसे आप चाहते तो अभी आपका पार्ट बहुत सिंपल है, ये सेम चीज आप पार्टिंग सरफेस में भी कर सकते थे, लेकिन जब कई बार कॉम्प्लिकेटेड होता है तब इतने सरफेस वगैरह लिंक करने में इश्यू आते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक तरफ का बना के दूसरी तरफ का रोटेट करके इनको यूनाइट कर देते हैं। तो ये हमारी कैविटी रेडी, तो हमारा कैविटी ब्लॉक रेडी हो गया, मास्टर कैविटी ब्लॉक। इसमें हम क्या करेंगे, रनर काटना है हमें, क्योंकि क्या है, इसका जो एज गेट है वो हमने कैविटी साइड रखा हुआ, क्योंकि कोर साइड में ऐसा कुछ है नहीं। तब हम क्या करेंगे, लिंक पे जाएंगे, बॉडी लिंक करेंगे, ओके करेंगे, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आपका सब्ट्रैक्ट हो, तो हमारा रनर भी बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मास्टर कोर में जाएंगे, सरफेस हम लिंक लेंगे, लिंक बॉडी, ओके। तो इस तरफ हमारा ऐसा कुछ वो नहीं है, तो हम इसको दोनों तरफ 30 को एक्सट्रूड करेंगे, 30, बॉडी ट्रिम, ओके। ठीक है, तो हमारा ऐसा कुछ हो गया, लेकिन ये अभी भी क्या है, ये हमारा अभी बना नहीं है कोड। हम क्या करेंगे, अब इसमें लिंक, और जो श्रिंकेज कंपोनेंट है हम उसको लिंक ले लेंगे। श्रिंकेज कंपोनेंट को हमने लिंक ले लिया, और इसके अंदर हम ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब ये हमारा मास्टर कोर अब रेडी हो गया। वेट कर दो, ये हमारा मास्टर कोर हो गया। ठीक है, तो अब मैं इसको बॉडी को ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं इस पे पैटर्न ज्योमेट्री लगाता हूँ, और इनको यूनाइट कर देते हैं। मैंने इसको यूनाइट कर दिया। ठीक है, तब हमारा, और एक हम इसको रनर काट देते हैं। तो हम सबसे पहले रनर को लिंक लेंगे, बॉडी, सॉरी, लिंक बॉडी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको इन दोनों को सेक्शन काट के दिखाऊं,
तो इसमें आपको देखिए जो रनर का गैप है ना, ये सब यहाँ से होते हुए ये मेरा पार्ट का गैप है। अब जब इस गैप में मेरा प्लास्टिक मटेरियल फिल होगा तो एक्चुअल में फिर हमारे वो कंपोनेंट की शेप ले लेगा, और फिर क्या है, मूविंग आप मेरा इससे कैविटी से दूर होगा और फिर मेरे इजेक्टर पिन के थ्रू मेरा पार्ट इजेक्ट हो जाएगा। तो अभी अभी जो हमारा इसके बाद जो हमारा इसमें जो काम है, अभी हमारे डायलॉग बनाएंगे जो दोनों ब्लॉक को कई बार अलाइन करने के काम आता है। कई बार क्या होता है, असेंबली पर्सन इसकी जो हाउसिंग प्लेट है उसमें डालने से पहले इनको बाहर मैचिंग देखते हैं, तो क्या है डायलॉग उसके काम भी आते हैं, और कई बार क्या है एक्स्ट्रा क्या नाम अलाइनमेंट के भी काम आते हैं। और अभी हम इस पे इन दोनों पे डायलॉग भी बनाएंगे, फिर हम जैसे इजेक्टर पिनों के स्केच बनाएंगे, हम इन इंसर्टों को भी हम प्लान करेंगे। छोटे छोटे नक्के जो निकले हुए हैं, कई बार क्या होता है कि नक्के आपके डैमेज हो जाते हैं, तो इसके लिए हम इंसर्ट लगाएंगे, तो इंसर्ट का स्केच भी हम इसी मास्टर कोर में बनाएंगे। और इसी तरह हम कैविटी में भी स्केच बनाएंगे। तो कैविटी में हमारा जो स्केच रहेगा, एक तो हमारा जो स्क्रू उसका होल चाहिए उसके लिए बना देंगे, तो वो चाहे आप स्केच बनाओ या ना बनाओ उसकी जरूरत भी नहीं है, वो सीधा होल भी मार सकते हैं। और एक हम इसके लिए स्केच बनाएंगे। तो जितने भी स्केच होते हैं आपके कैविटी इंसर्ट के स्केच है वो आपके मास्टर कैविटी में रहेंगे, कोर इंसर्ट के जो स्केच है वो मेरे मास्टर कोर में रहेंगे, और इजेक्टर पिनों के जितना भी इजेक्टर पिने लगनी है मेरे स्केच है वो सारा इसी के अंदर ही रहेगा। तो उसके लिए हम जो अब नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें हम ये स्केच वगैरह नेक्स्ट वीडियो में प्लान करेंगे। तो अगर यहाँ तक आपको किसी भी टाइप का डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या ईमेल करके भी आप पूछ सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट ना रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और जल्दी ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम ये सब आगे की चीजें अपनी कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।